दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस भारत से 5 गुना बड़ा 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला रूस महज 6 लाख वर्ग मीटर वाले यूक्रेन जैसे छोटे से देश को पाने के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों कर रहा है? सवाल सोचने पर मजबूर करता है और जवाब ना तो इतिहास में मिलता है ना ही राजनीति में, क्योंकि इसका जवाब छिपा है भूगोल में। तो चलिए जानते हैं कि रूस को आखिर यूक्रेन क्यों चाहिए। रूस 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि एक देश होने के बावजूद भी यहाँ 11 टाइम जोन है। 11 टाइम जोन होने का मतलब है कि रूस में 11 अलग अलग तरह के समय है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है जिसकी लंबाई 36,000 किलोमीटर है। लेकिन 36,000 किलोमीटर लंबा समुद्र तट होने के बाद भी ये 6 महीने किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि रूस का 36,000 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की सर्दी होती है, जिससे यहाँ 6 महीने बर्फ जमी रहती है और अच्छे बंदरगाह यानी पोर्ट नहीं है। अब अच्छे पोर्ट नहीं है तो कारोबार प्रभावित होता है। तो रूस का कारोबार चलता कैसे है? ये चलता है तुर्की के सहारे। रूस अभी तुर्की के बोसफोरस समुद्री गलियारे के जरिए भूमध्य सागर तक पहुंचता है। नाटो में होने के बावजूद तुर्की फिलहाल रूस को समुद्री कारोबार की इजाजत देता है। वहीं रूस को डर है कि कभी तुर्की से बिगड़ी तो उसके कारोबार को वो रोक देगा। 2015 के सीरियाई युद्ध में तुर्की ने रूस के सुखोई एयरक्राफ्ट को मार गिराया, लेकिन रूस को चुप रहना पड़ा। और यही वजह है कि यूक्रेन को पाने के लिए रूस ने जंग शुरू की, क्योंकि यूक्रेन के जरिए ही रूस का पूरी दुनिया में पूरे साल कारोबार का रास्ता खुलेगा। रूस को कारोबार के लिए सामान्य मौसम वाले तटीय इलाके चाहिए और ये फायदा उसे मिलेगा यूक्रेन से, क्योंकि यहाँ का भूगोल समुद्री कारोबार के लिहाज से भी सबसे मुफीद है। यूक्रेन अपने तट काला सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है और यहीं से पूरी दुनिया के लिए कारोबार का रास्ता खुलता है। रूस के सामने क्रीमिया के बंदरगाह को भी खोने का खतरा है, क्योंकि रूस को लगता है कि यदि यूक्रेन नाटो में चला गया तो उसे इस पोर्ट को खोना पड़ सकता है। यूक्रेन के पास क्रीमिया के क्षेत्र में सामान्य पानी वाला बंदरगाह सेवेस्टोपोल है। रूस ने इस बंदरगाह का उपयोग अपना कारोबार करने के लिए इसे लीज पर ले रखा था। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है। इससे पहले 2014 में यूक्रेन को क्रीमिया से हाथ धोना पड़ा था। यूक्रेन ने हमेशा अपने हितों को यूरोपीय यूनियन और रूस के साथ जोड़ा है। साल 2013 में जब ऐसा लगा कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन की सदस्यता लेने जा रहा है, तब पुतिन ने आक्रामक कार्रवाई करते हुए 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही रूस ने क्रीमिया के सेवेस्टोपोल पोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन के साथ जाने की योजना को छोड़ दिया। इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि आप स्प्रिंग को एक लिमिट से ज्यादा दबाते हो तो ये और खतरनाक रूप में आपके सामने आता है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। हाल के जंग की पहली वजह तो कारोबार है, लेकिन दूसरी वजह यूक्रेन की जनता भी है, जो 2 धड़ों में बटी है, और इसकी वजह है भाषा। सोवियत संघ के टूटने के बाद उज्बेकिस्तान, कजाक जैसे देशों का झुकाव अभी भी रूस की तरफ है। रोमानिया, लिथुआनिया जैसे देश सोवियत से अलग होने के बाद पश्चिम और नाटो के साथ चले गए। यूक्रेन का ईस्टर्न इलाका रूस को सपोर्ट करता है, जबकि वेस्टर्न इलाका पश्चिमी देशों को सपोर्ट करता है। 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में ईस्टर्न लोगों ने रूस समर्थक विक्टर यानुकोविच को जिताने में अहम भूमिका निभाई। यूक्रेन की जनता के इस तरह डिवाइड होने से यूक्रेन अभी भी रूस और पश्चिमी देशों के बीच में फंसा है। और फिर आता है साल 2021, जब यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप लेने की तैयारी कर रहा था। अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे दी होती तो ऐसे में अमेरिका, यूक्रेन, रोमानिया और तुर्की को मिलाकर रूस के सभी कारोबारी रास्ते बंद हो जाते। पुतिन ने इसी खतरे के लिए कहा था, यदि स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे तो ये खतरनाक तरीके से वापस आएगा। वहीं अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए एक कहानी बनाई है। अपनी कहानी में वो कहते हैं कि हम रूसियों को नरसंहार से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यूरोपीय संघ या नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि स्प्रिंग खतरनाक रूप से वापस सामने आया है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।